क्लास नंबर 27, समझ में आया बात? क्लास नंबर 27 और 3 जनवरी आज, 3 जनवरी आज 27 क्लास हमारी इंडियन जियोग्राफी में पढ़ रहे, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, अपवह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। मैडम चुप हो जाओ प्लीज। अपवह तंत्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या हो इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो अपवह तंत्र। नदियां वाला चैप्टर बोलते हैं सर, आज समझो, तुम्हारी भाषा में बोलते हैं नदियों वाला चैप्टर, लेकिन आसान भाषा में टेक्निकल चीज में हम अपवह तंत्र बोलते हैं। यही समझेंगे अपवह क्या हो और फिर तंत्र क्या हो, समझ में ये बात है। ड्रेनेज सिस्टम क्या हो, तो इस सिस्टम को समझना अच्छी तरह। तो एक शब्द आया इसमें अपवह, अपवह का मतलब समझते हैं, जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही, जल एक निश्चित दिशा में बह रहा हो ना, उसे हम अपवह बोलते हैं। जल के बहनों को अपवह बोलते हैं। अपवह एक अपवह, एक अपवाह, ऐसा समझ लो, जो अफवाह हो, जो हकीकत ना हो, लेकिन ये अपवह है, ये हकीकती, समझ में आ बात है। तो अपवह कैसे होते हैं? जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही अपवह कहते हैं। जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही अपवह कहते हैं। साथ साथ बोलते रहना, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ऐसा समझ में। अपवह जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही अपवह कहते हैं। वो दिक्कत। अब सवाल है अपवह तंत्र क्या हो? तो जो धाराएं हो ना, धाराओं के जो जाल हो, धाराओं का जो जाल हो ना, धाराएं कौन कौन सी? जो वितरिकाएं निकल रही हो, जो सरिताएं निकल रही हो, सरिताएं निकल रही हो, उनका जो जाल हो पूरा का पूरा, उसे बोलते हैं अपवह तंत्र। आसान भाषा में समझो, मानो ये कोई मुख्य नदी जा रही, मानो गंगा नदी जा रही है, इस तरह कर, इसमें साइड से आई एक नदी मिलेगी, यहाँ चुपचाप ना बैठिए, चुपचाप बैठा तो घर चली जाए, यहाँ से साथ साथ उच्चारण करना, उच्चारण, समझ में आया बात? है जो बाबू सोना की बात है, घर छोड़गा यहाँ से, पढ़ने खातर आ रही है तो साथ साथ उच्चारण करते रहना, ठीक है। तो अपवह तंत्र किसे कहते हैं? धाराओं के जाल को अपवह तंत्र कहते हैं। पहले समझ लो फिर समझ में आया, क्योंकि हाँ तो हो सकता है इन फ्यूचर भविष्य में सवाल पूछ लो, मेंस में आज तक नहीं पूछा, समझ में आया? आज तक नहीं पूछा गया, यूपीएससी के अंदर तो पूछने गया, पीसीएस के अंदर छोड़ने का नहीं, समझ में आया? यूपीएससी छेड़ने का नहीं और पीसीएस ऐसा, पीसीएस छोड़ देगा, कभी कभी छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपवह तंत्र, जो अपवह तंत्र, इसमें जो हम भारत के अंदर नदियां देखोगे तो भारत के अंदर छोटी बड़ी सारी नदियां मिलाकर ना 4000 से भी ज्यादा नदियां। तो क्या आप मेरे साथ 4000 नदियां पढ़ लोगे? पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा वे हम कौन सी नदियां पढ़ेंगे? मुख्य भी नहीं पढ़ने के, वे नदियां पढ़ेंगे जहां तक पेपर में सवाल पूछा जाता है, ऐसा समझ, कौन से पेपर में, ठीक। तो वह हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया नदियां, समझ में आया बात है, ठीक। वो दिक्कत यहाँ तक। तो भारत के अंदर कितनी नदियां मौजूद है? लगभग 4000। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह दिखाई देगा ना, समझ में आया बात है। 400 का रिचार्ज करवाया था उसने, ठीक 4000 ने, चुपचाप बैठ जाए, तुम ज्यादा सिद्धि नहीं है, समझ गए? रात के 2:30 बजे तक ऑनलाइन है वो, अब नहीं देखना, छोड़ दिया, अब तो डिलीट, चक्कर में नहीं पड़ना। भारत में 4000 से अधिक ज्यादा नदियां, 4000 से अधिक ज्यादा नदियां। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आप देखो ध्यान से कि अपवह तंत्र किसे कहते हैं? एक मुख्य नदी जा रही है, इस साइड से कोई दूसरी नदी आगे मिलेगी, इसके साइड से एक और नदी, इसमें भी साइड से कोई नदी आगे मिलेगी, ये पूरा का पूरा एक नदियों का पैटर्न बन गया, पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया, तंत्र बन गया पूरा का पूरा। इसे हम ना अपवह तंत्र बोलते हैं। बहुत बचपन में 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, उसका रूप हल्का हल्का इसके जैसा ही नहीं आता, तो वो तो तंत्रिका तंत्र था, तंत्रिकाओं का तंत्र, ये हो नदियों का तंत्र, नाम अपवह तंत्र। इतना भी नहीं चिल्ला हुआ यहाँ से, आए समझ में? कौन सा तंत्र है? अपवह तंत्र। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो अपवह तंत्र है ना, उसकी जो नदियां, अपवह तंत्र में जो नदियां हो ना भारत के अंदर, भारत के पूरी दुनिया में कहीं भी हो, ऐसा समझो, जो अपवह तंत्र की नदियां हो, ऐसा ऐसा अपवह तंत्र हमें हर जगह मिलेगा। तुम अपवह का मतलब समझ गए? जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही अपवह कहते हैं। जल के एक निश्चित प्रवाह की दिशा को ही अपवह कहते हैं। नदियों का जो जाल होता है, धाराओं का जो जाल होता है, उसे अपवह तंत्र कहते हैं। लिख दोगे? उसके बाद भारत के अंदर कितनी नदियां मौजूद है? लगभग 4000 से अधिक। 4000 कभी मत बोलना बिल्कुल भी, 4000 से अधिक नदियां मौजूद है। और भारत की जो अपवह तंत्र की नदियां ना, उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। ऐसे ऐसे टेक्निकल नाम लिखे हुए तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने देने के हम। तुम देखो ध्यान से, तो भारत के अंदर जो अपवह तंत्र की नदियां ना, उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक तो कर्मवर्ती सरिताएं, सरिताएं छोटी छोटी नदियों को हम सरिताएं बोलते हैं। सरिताएं, सरिता किसका नाम था? नदियों का, नदियों का फ्रेंड। तो सरिताएं ना, जो सरिताएं हैं,
जो छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी, उन्हें बोलते हैं सरिताएं। एक सरिताएं भी ये दो प्रकार की हो, एक तो हो कर्मवर्ती सरिताएं, एक अकर्मवर्ती सरिताएं। इनका कोई कर्म ही नहीं हुआ करता, ऐसा समझ। अब कर्मवर्ती सरिताएं कौन कौन सी हो? जो एक विशेष ढाल के अंतर्गत ही बहने वाली हो। जैसे पूरा का पूरा देखो इस तरह करके एक पहाड़ हो गई, पहाड़ है और सारी नदियां ऐसे बह रही, ढाल की तरफ बह रही जिधर ढाल होगा, ऐसे समझ। तो ऐसी नदी को बोलते हैं हम कर्मवर्ती सरिताएं। में जो वर्ड लिखे हुए ना कर्मवर्ती, यहां तो सवाल पूछा हुआ भाई, इसीलिए लिखे हैं। तो कर्मवर्ती सरिताएं कौन कौन सी हो? जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, जिधर ढाल होगा उधर ही प्रवाहित होगी, ऐसे बच। कुछ नदियां ऐसी हो ढाल नहीं होता लेकिन फिर भी उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसा कैसे हो जा? हाँ हो जा, ये भी तुम्हें समझाएंगे। ऐसी नदियों को हम बोलते हैं अनुकर्म अकर्मवर्ती सरिताएं। और सरिताएं का मतलब क्या हो? नदियां, नदियां नहीं नदियां, याद रखिए बात। या तो जो नदियां हो दो प्रकार की होगी। अपवाह तंत्र की जो नदियां कितने प्रकार की होगी? एक तो कर्मवर्ती सरिताएं, एक अकर्मवर्ती सरिताएं। जो ढाल के अनुरूप बहती होगी वो कौन सी नदी है? और जो प्रादेशिक ढाल के अनुरूप नहीं होगी वह कौन सी होगी? आसान भाषा में नीचे समझो थोड़ा। एक जो कर्मवर्ती सरिताएं होंगी इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी आ गई? एक तो अनुवर्ती आ गई, एक आ गई परवर्ती। अनुवर्ती समझा रहा हूं तो घबराओ मत बिल्कुल भी। अभी परवर्ती, उसके बाद परती अनुवर्ती, उसके बाद नवानुवर्ती, नवानुवर्ती। अब एक काम करो, ये नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा तुम्हें, ठीक है? मैं यहां से ऊपर वाली चीज को मैं हटा रहा हूं और तुम दिमाग में सेट कर रहे हो यहां तक कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है? इधर देख लो, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती, नवानुवर्ती। इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कहां हो कर्मवर्ती सरिताएं के, हम कहां हो, इसे सब समझाने के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। उम्मीद करता हूं पहले वाला पैटर्न समझ में आ चुका होगा तुम्हारी, ठीक? और मैं समझाने जा रहा हूं। गजब गजब गजबे कर दियो वे। ये पहाड़ पर्वत और जो ढाल यहां से ऐसे बहरी नदी है, या नदी बहरी कोई बहरी नदी है नहीं? हाँ है क्या हो? तो ये जो नदी है ये सरिताएं हमारी, सरिताएं मान लो ढाल में नहीं बह रही है, और जो ढाल में बहती होगी कौन सी नदियां हो? कर्मवर्ती, उसी के अनुरूप बहती है। तो जो ढाल में बहेगी ना नदी, उस नदी का नाम पता क्या होगा? इसका नाम होगा अनुवर्ती। अनुवर्ती, बस चित्र में समझना और कुछ नहीं समझना। अनुवर्ती, अनुवर्ती सरिताएं, याद रहिए बात। या कोई दिक्कत यहां तक? कौन सी सरिताएं हैं? एक नदी इधर से आई एकदम तुरंत लंबवत आके मिलेगी, इसके अंदर नदी आई या इधर से भी आ सकती है नदी। जो इधर से आकर मिलेगी ना, इस नदी में जो इधर से आकर मिलेगी साइड से, यह नदी ढाल में बैठती है, इस पहाड़ का ढाल नीचे को सारा का सारा, एक नदी साइड से आई इधर से आई, आगे जो मिलेगी ना उसका नाम होगा परवर्ती, परवर्ती सरिताएं, परवर्ती, परवर्ती सरिताएं, यह सभी कह सकते प्रवर्ती सरिताएं। कोई दिक्कत है? प्रवर्ती सरिताएं, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है। लेकिन एक ऐसी नदी भी होगी, ढाल तो इसका पहाड़ का इधर ही क्यों होगा सारा, जब तो नदी इधर बह रही है नहीं इस तरह। तो जो ये नदी ऊपर से आगे ना आग इस वाली नदी मिलेगी, जो प्रवर्ती नदी वहां मिलेगी, ऐसे मिल जाएगी, फिर पानी लेगी इधर चल जाएगी और फिर ऐसे नीचे बहना स्टार्ट कर देगी, ठीक? तो जो ऐसी नदी होगी ना जो ढाल के अनुरूप बह रही, इसे बोलते हैं नवानुवर्ती, नवानुवर्ती सरिताएं, ऐसी नदियों को बोलते हैं। तो कितनी नदियां पढ़ ली हमने, कितनी सरिताएं पढ़ ली? 3। एक तो अनुवर्ती जो सीधी नदी आ रही थी, और एक जो साइड से आकर मिली ना बैठी रही है कौन पर? परवर्ती। और जो ऊपर से आकर मिली एक और, उसे नवानुवर्ती, वो अनुवर्ती के साइड ही हो लेकिन ऊपर से ही आकर मिली कहीं से बीच में से ही। समझ में आया बात? है बन नहीं सकता इस तरह का पैटर्न, बन सकता है नहीं बन सकता पैटर्न इस तरह का। उसके बाद या ऐसा भी हो सकता है, एक नदी ऐसी हो सकती है, कोई यहाँ एक पहाड़ आया और पहाड़ पर यहाँ नदी दिख रही और इधर जाकर मिलेगी, उल्टी दिशा में जाके मिलेगी। फिर ऐसा हो सकता है छोटा सा कोई पहाड़ हो, उस पर नदी निकली हो और यहाँ इधर जाकर मिलेगी हो। इसे हम पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रति अनुवर्ती। तो उसका नाम देखो प्रति अनुवर्ती, ये सरिताएं, सबके नाम से पीछे सरिताएं लिखा हुआ, सब सरिताएं सारी नदियां हैं। तो पता लग चुका तुम? तो बताओ मुझे कर्मवर्ती सरिताएं कौन कौन सी हो, किस टाइप की हो? डायग्राम में समझ में आएगा तुम्हें, डायग्राम में कौन कौन सी हो? हाँ बिल्कुल, जब न बैठे कौन पे न बैठे कौन पर, आप इसे परवर्ती कह सकते हो, इसे परिवर्ती कह सकते हो, कोई दिक्कत है आपको? और ये जो पल्ले वाली इधर से गई ना, उधर गई सामने उल्टी दिशा में गई, उसका नाम है प्रतिवर्ती अनुवर्ती। प्रतिवर्ती अनुवर्ती, अनुवर्ती के विपरीत है, समझा? इसका नाम है प्रतिवर्ती अनुवर्ती। चलो इस चित्र में देख कर रखनी कौन सी अनुवर्ती की कौन सी प्रतिवर्ती अनुवर्ती, बस और कुछ नहीं, सवाल नहीं पूछा जाने का बिल्कुल भी। समझ में बात? तुम्हें समझ आना चाहिए बस, होगा
कि जो सरिताएं हो कितने प्रकार की हो। अपव्यय तंत्र की जो सरिताएं हो ना वे दो प्रकार की हो, एक तो हो क्रमवर्ती सरिताएं और एक हो अक्रमवर्ती सरिताएं। तो जो क्रमवर्ती सरिताएं हो कैसी कैसी उस डायग्राम में सब समझ में आया तुमको। और जो ढाल में बहती है, विशेष ढालक क्षेत्र में बहती है, उसके अनुरूप बहती है, तो ऐसी को हम क्रमवर्ती सरिताएं बोलते हैं। समझ में बात है। और ये भी इसके अंदर भी हम अनुवर्ती, प्रवर्तीवर्ती, प्रति अनुवर्ती, नवानुवर्ती सब पढ़ेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए नवानुवर्ती क्या होगी, जो उसके साथ साथ चल आगे इधर और इधर आकर प्रवर्ती में मिल जाएगी, और फिर बाद उसके साथ अनुवर्ती मिलेगी और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। वहां क्यों देख रही है, यहाँ क्या है, यहाँ देख हाँ केस हो रही पूरी इतनी बात बता समझ। इधर देख ये कौन सी प्रतिवर्ती परवर्ती, इसका नाम क्या था, इसका नाम प्रतिवर्ती सरिता। प्रतिवर्ती अनुवर्ती कहां था, प्रतिवर्ती तो होगा एक नाम इसका, नींद चढ़ रही। चले हटा दो सर, हटा दो। अब मैं तुमसे पूछूंगा कौन कौन सा क्या क्या पैटर्न, यही चीज देखो मैं यहाँ समझाया, जो डायग्राम यहाँ समझाना ये साफ साफ सोना सोना करके यहाँ बनाया गया है। समझ देखो ये पहाड़ नहीं है, पर्वत, ऊपर से नदियां नहीं बह रही है, अरे नदियां बह रही साइड से आकर नदी नहीं मिल गया, तो इसे परवर्ती नहीं कहेंगे, परविता नहीं कहेंगे, प्रतिवर्ती, परभनी प्रतिवर्ती, साइड से आकर इसमें नदी मिल गई एक और, उसका नाम क्या है, प्रति अनुवर्ती। याद रहेगी, ऊपर से जाकर नदी और मिली ना, उसका नाम है नवानुवर्ती। कोई दिक्कत यहाँ तक उछारा। चलो इतना तो हमारा समझ में आया कि क्रमवर्ती सरिताएं कौन कौन सी है। ये जो पोर्शन पूरा जो बनाया गया क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक। अब हम समझने वाले अक्रमवर्ती सरिताएं कौन सी हो, और सबसे आसान यही है। एक तो हमारी पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती का मतलब पहले तो बह रही हुई। आज समझो पहाड़ बन रहा होगा, बना पहाड़ तो पहाड़ बनने बस कोई फर्क नहीं पड़ा, बह ही रही। पूर्ववर्ती पहले थी, जैसे सिंधु नदी का नाम सुना, वो बहुत पहले की बह रही, पहाड़ तो भी बना कल परसों ही हो सच में ही, और वो तो बहुत पहले की बह रही, इनने नहीं उठने दिया। आज समझ नुकारी जहां दबा कर रखा है नुकारी, इधर तो उठ जा, इधर तो उठ जा, मैं नहीं उठने देनी, अपने स्थान में बहती रही। अतीत काल ते बह रही, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी अतीत काल ते बह रही है, इन्होंने नहीं उठने दिया किसी को भी। ऐसे समझ में नुकारा पर्वत ही तो तू इधर तो उठ जा, इधर तो उठ जा, हम नहीं उठ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, तो कौन कौन सी नदी बताओ जो अक्रमवर्ती सरिताएं हो, वे कितनी हो, एक तो दो हो, एक हो पूर्ववर्ती सरिताएं, पूर्ववर्ती नदियां क्या दो, एक होते पूर्वरोपित नदियां। आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में, केवल सारा समझने का। ये सारा रोड़ा किसका, समझने का, किसका सारा रोड़ा, फिर तो ठीक है। जाओ आसान भाषा में, आसान भाषा में समझ लो, समझो। एक बात बताओ, यहाँ कोई नदी बह रही थी, या मानो सिंधु नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, आज की नहीं बह रही है, बहुत पुरानी है। आए समझ में, इतनी पुरानी, मेरा नाम मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी, आए समझ में, इतनी पुरानी मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी, ऐसे बह रही है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, अब यहाँ तुम्हें पता इधर बल लग रहा था, इधर बल लग रहा था, और यहाँ की जो मिट्टी थी ना, ये यहाँ की जो मिट्टी थी, इधर बल लग रहा था, बल लगता गया, 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 संपीड़न बल लगता गया, सब चीज उठ गई। आया समझ में, इसके नीचे की जो मिट्टी थी ना नदी के, वह कभी नहीं उठ पाई। ऐसा थोड़े होता कि नदी भी ऊपर उठ के चली जाती, हो जाता ऐसा नहीं होता ना। तो इसने ना अपनी घाटी को काट काट का हमेशा गहरा रखा, उठने नहीं दिया, पहले तो ही बह रही है। इस भाग को फर्क पड़ा, इस भाग को फर्क पड़ा, या आज भी उसी स्थान पर बह रही। समझ में आई बात, या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक ऐसी नदी को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। अब पूर्व रोपित नदियां हूं, ऐसा इसका उदाहरण कौन कौन सा, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी। ऐसा काली नदी कहाँ कहाँ बहती है बता सकते हो, भारत की और नेपाल की सीमा बहती है, लिपुल एक दर्रे के पास से निकलती है, काला पानी नामक स्थान से निकलती है। पहले मैंने समझा रखा तुम्हें, समझ में आया बात। है तो जो पुराना पढ़ा हुआ काम आता। सतलज नदी बता दो चलो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास तक। कौन सी पहाड़ी पढ़ो बता दो जरा। अच्छा, विंध्याचल में बहुत सारी पहाड़ियाँ, आप बता दो मुझे। आ जाओ, सिंधु नदी हुई, नहीं मिलने का, रहने तो नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। जाओ, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, आज समझ, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आज की नहीं बह रही, बहुत पहले की बह रही है। आज समझ। अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी ने, जो ब्रह्मपुत्र नदी वो कौन से दर्रे से पास हो भारत में, उस दर्रे का नाम बताओ।
हाँ ऐसे आगे में किस तरह पढ़ेगा। उसके बाद चले चुप हो जाओ, बंद कर दो कॉपी, अभी तो बहुत आगा। सिंधु नदी हुई, सतलज नदी हुई, काली नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई। समझ में बात है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कोई सा जो भी आ गया ना बीच में तुरंत पूछ लो मैं कहाँ से पढ़ता, यही रिवीजन हो, यही रिवीजन बचा। अब तुम्हारे डांस करवा जाएगा तुम। अब सवाल है पूर्व रोपित नदियाँ कौन सी, पूर्व रोपित, चुपचाप बैठ जा शांति से, चाटर लगा गाल पर खींच के। पूर्व रोपित नदियाँ कौन सी समझ लो, पूर्व रोपित नदियाँ कौन कौन सी हो। यानी देखो चट्टान है पहले तो ये चट्टान, नीचे कठोर चट्टान और ऊपर हल्की चट्टान, ऊपर तो हल्की चट्टान आया समझ में, नीचे कठोर चट्टान और नदी ऐसे बहनी स्टार्ट होगी। तो नदी ना इस कठोर चट्टानों को काट के इसके गहरे वाले भाग तक पहुंच गई। नदी अपनी घाटी को काट कर गहरा करती रहती है। तो ऐसी नदियां जो पूर्व रोपित बाद में आरोपित हुई उसके चट्टान के ऊपर, चट्टान को नहीं उठने दिया, बाद में आरोपित पूर्व रोपित बाद में आया समझ, चट्टान के ऊपर चट्टानों को काट कर गहरा कर दिया। ऐसी नदी को हम पता कौन सी नदी बोलते हैं, पूर्वारोपित नदी बोलते हैं। पूर्वारोपित, गंगा नदी का नाम सुना, गंगा नदी बहुत पहले तो नहीं बह रही, ऐसे समझ लो। यानी चट्टानों को काट के गहरा करा। तो जो गंगा नदी है ना, ऐसे समझ लो, गंगा नदी पता का जो गंगा नदी है उन्होंने काट कर अपनी घाटी को गहरा कर दिया और चट्टानों को हटा कर अपनी घाटी को गहराई करती चली जाए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अब हम चलते हैं पूर्व नदी के बाद। अब हम समझते हैं अफवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। अफवाह प्रतिरूप क्या हो, अफवाह प्रतिरूप का मतलब समझ लो। अब देखो और कैसे फंसता हो तुम, ध्यान तो सुनना चाहिए। अफवाह प्रतिरूप क्या हो, देखो अफवाह प्रतिरूप का मतलब हो कि जो नदियाँ ना, जब नदियाँ पूरा अपना जल जान बिछा लेती है, एक मुख्य नदी बह रही, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियाँ हो ना, बहुत सारी छोटी छोटी सरिताएं हों, उसे लेके एक साथ बहती है। एक नदी अकेले नहीं बहती, सैकड़ों हजारों नदियों का जल लेके बहती है। और उसका ना एक ऊपर तक अगर तुम हेलीकॉप्टर में बैठ चुके तो उसका एक चित्र बनता हुआ दिखा देगा तुम, यह नदी बह रही। मैं तो प्लेन में बैठा हूँ, तो जब मैं प्लेन में बैठा हूँ तो ऊपर तो मुझे नदी दिखाई दे ना, उसके साथ साथ छोटी छोटी नदियाँ इस तरह दिखाई दे जैसे एक वृक्ष बना हो, पूरी एक प्रतिरूप, पूरी एक ज्यामिति आकृति तैयार हो नदी की। कोई भी मुख्य नदी हो उसकी पूरी एक ज्यामिति आकृति तैयार हो, ज्यामिति आकृति तैयार हो जाए उसकी, आया समझ में। तो कुछ नदियाँ ऐसी अपना एक अलग प्रकार का प्रतिरूप बनाती है, एक प्रकार अलग प्रकार का चित्र बनाती है। देखो यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से, अपवह तंत्र, अपवह प्रतिरूप, नदियों का ज्यामितीय आकार ही अपवह प्रतिरूप कहलाता। नदियों का जो ज्यामितीय आकार हो ना उसे बोलते हैं अपवह प्रतिरूप। तो क्यों मुस्कुरा रही, अचानक कोई इंसान दो ही बात मुस्कुरा हुआ, क्या तो रात को उसकी लंबी बात हुई थी, कोई यहाँ टच करेगी बात हुआ, ऐसे समझ पढ़ाने का तभी जरूरत। आ जाओ, तो अपवाह प्रतिरूप समझ लो, खड़ी हो, कोई बहुत ताल लगा हुआ ना इसके साथ। अपवाह प्रतिरूप क्या हो, क्या बताया अपवाह प्रतिरूप, नदियों का जो ज्यामितीय आकार हो ना वही अपवाह प्रतिरूप कहलाता। बैठ जा, खड़ी हो। इससे पहले क्या समझाया मैंने, हाँ इससे पहले क्या समझाया, उम्र बड़ी बकवास करने की। नदियों का जो ज्यामितीय आकार हो ना वही कहलाता अपवाह प्रतिरूप। क्या कहलाता है, अपवाह प्रतिरूप। अब जो अपवाह प्रतिरूप है ना वो अलग अलग पैटर्न हो, कोई नदी कैसा बनाएगी, हो सकता है कोई नदी त्रिभुज के आकार का प्रतिरूप बना दे। प्रतिरूप का मतलब आकार हो, प्रतिरूप का मतलब आया समझ में, जैसे तो तुम्हारा सबका आकार अच्छा आया, मुझे छोड़ो ब्रैकेट में, समझ में आ बात है, तुम्हारा सबका आकार बढ़िया, समझ में आ बात है। चलो देखो इसका ये जो साइज होगा ना नदी का, देखो नदी का साइज, मान लो कोई नदी ऐसे बह रही, नदी ऐसे बह रही, साइड साइड नदी, साइड साइड नदी, साइड साइड नदी, आपस में छोटी छोटी नदियाँ मिलेगी, पूरा का पूरा एक वृक्ष दिखाई देगा। तो ऐसे प्रतिरूप को, ऐसा का जो आकार नदियों का दिखाई देगा, ऐसा प्रतिरूप या ऐसा आकार वृक्षाकार अपवह प्रतिरूप कहलाता। और ऐसी नदी भारत के अंदर मौजूद है, जानना चाहोगे ऐसी कौन सी नदी, उसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का जो प्रतिरूप है ना वो वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार का। ऐसा समझ में, ऊपर से देखने में ऐसा देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा मानो एक वृक्ष नीचे लेट रखा हो,
अगर तुम एरोप्लेन में बैठ गए और गंगा नदी के ऊपर से ऐसे गुजर गए ना और खिड़की में बाहर झाँक कर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, बाहर नहीं झाँक सकते वैसे उसमें शीशे में से देख सको, अगर देखोगे ना तो ऊपर तो ऐसा दिखाई देगा मानो एक वृक्ष खड़ा हुआ हो, लेटा हुआ हो वृक्ष, ऐसा इसका आकार, ऐसा इसका प्रतिरूप। आज समझ में, गंगा का ही नहीं प्रतिरूप ऐसा, ठीक, यमुना का भी प्रतिरूप ऐसा ही है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, गंगा और यमुना सिंधु के बारे में सवाल पूछता हूँ। पता ना सकता कुछ पढ़ना नहीं लिखना, अभी तो और अभी तो और अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, यमुना, यमुना नदी। दूसरे नंबर पर आ जाओ, दूसरे नंबर पर आ जाओ। एक पत्ताकार अपवह प्रतिरूप, ये पत्ताकार, बंद कर देगा पिया। पत्ताकार, पत्ते के आकार का, नदी, कुछ नदियां ऐसी हो ऊपर तो पत्ते के जैसे दिखाई देगी, नहीं क्या पत्ता से पड़ा हुआ, पत्ता नहीं है, नदियां, एक नदी ऐसे जा रही, मुख्य नदी, और छोटी छोटी सैकड़ों नदियां ऐसे मिल रही है आगे। आज समझ पर, ये सीधे उदाहरण देख रही है, उदाहरण। बंद कर कॉपी। तो जो नर्मदा नदी ना, नर्मदा नदी जो बताओ, नर्मदा नदी ऊपर था ना बिल्कुल पत्ते के जैसे दिखाई देगी। नर्मदा नदी ना ऊपर से बिल्कुल पत्ते के जैसे देगी, उसका आकार पत्ते के जैसे दिखाई देगा, बिल्कुल एक नंबर की बात है नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी वैसी दिखाई देगी। अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूं, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है और कहां जाती है, सब बताया मैंने। ए मम्मा जी यहाँ देख, इकोनॉमिक्स नहीं आया, तुक्का मार देगी इसमें, यहाँ देख। तो पत्ताकार पर अपव्यय प्रतिरूप पता लगा कैसा हो, तो नर्मदा तो ताप्ती का अब प्रतिरूप है ना, वो ना अब पत्ताकार है। अब समझ लो अपकेंद्रीय कैसा हो, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ देख लो अपकेंद्रीय कैसा हो, अपकेंद्रीय। मान लीजिए पूरा का पूरा एक पहाड़ पर्वत है, एक नदी इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय अपव्यय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय अपव्यय प्रतिरूप, याद रखिएगा। या इसे अरीय, अरीय, अरे सुनिए, अरे अरीय, अरीय, अरीय अपव्यय प्रतिरूप, अरीय अपव्यय प्रतिरूप बोलते हैं सर। एक देखो, एक ही पठार, पठार कह दो, पहाड़ी कह दो, उससे 3-4 नदियां एक साथ निकल जाती है। जैसे अमरकंटक चोटी का नाम नहीं सुना तुमने, 3-4 नदियां, एक नदी ऊपर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो जो प्रतिरूप वहां नदी का बनता दिखाई देगा ना, ऊपर हेलीकॉप्टर से देखोगे, देखने पर, तो उस प्रतिरूप को ना हम उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय, अरीय, अपकेंद्रीय कह दो या अरीय अपव्यय प्रतिरूप कहते हैं उसे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे अमरकंटक चोटी वहीं से निकलनी, उसके पास थी नर्मदा नदी, नीचे जागी तो इंद्रावती नदी जागी, इधर जागी तो महानदी जागी, ऊपर जागी तो सोन नदी जागी। आए समझ में, तो ये जो प्रतिरूप बनता हुआ ना नदी का, वही आए समझ में अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। आए समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाओ। अरीय अपव्यय प्रतिरूप, तीनों मिटा रहा हूं, तीनों का नाम याद कर लो, पूछो तीनों कौन से थे, उसके क्या क्या उदाहरण थे, अभी सुनूंगा। वृक्षाकार अपव्यय प्रतिरूप, अपव्यय प्रतिरूप, अपव्यय प्रतिरूप, यहाँ पत्ताकार, पत्ताकार, तेरे भाई का नाम रख रखा पत्ता। एक फोटो खींच रखा था उन्होंने, अपनी डीपी पे लगा रखा था, यूं करके पत्ता ही खींच के, तो क्लास में उसका नाम पत्ता ही रख दिया। अपकेंद्रीय अरीय अपव्यय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय अरीय अपव्यय प्रतिरूप, तो इसके उदाहरण याद रखना है, ठीक है। उदाहरण दिए गए तुम, अमरकंटक चोटी इसका उदाहरण है। मैकाले रेंज का नाम सुना है, मैकाले रेंज, मैकाले पहाड़ी, जिसने बताया था भी मैकाले पहाड़ी, गिरनार की हिल्स, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, गिरनार गुजरात में, मौका दे रहे हैं, मिकिर हिल्स, मिकिर की पहाड़ियाँ, आज समझ में, मिकिर की जो पहाड़ियाँ पड़ती है असम के अंदर, समझ, ये जो पहाड़ियाँ ना, इनसे इस तरह बहुत सारी नदियाँ निकलती है एक साथ, तो इसलिए ना जो प्रतिरूप बनाती है वो अरीय अपव्यय प्रतिरूप बनाती है। अरीय, अरे सुनिए नहीं, अरीय, अरीय अपव्यय प्रतिरूप। उसके बाद एक जालीनुमा, जालीनुमा अपव्यय प्रतिरूप, ये दिखाई दे रहा तुम देखो, चट्टान चट्टान दिखाई दे रही, चट्टानों के बीच में को निकल कर नदी आ रही, चट्टानों के बीच में को, और बीच में एक नदी ऐसे जा रही, चट्टानों के बीच में निकल कर नदी आ रही, और बीच में एक नदी बिल्कुल ऐसे जा रही। एक प्रतिरूप नहीं बन रहा होगा, आकार नहीं बनना होगा नदियों का, एक तंत्र नहीं बनना होगा पूरा का पूरा, ऐसा जो प्रतिरूप होगा उसे बोलते हैं जालीनुमा अपव्यय प्रतिरूप, जालीनुमा अपव्यय प्रतिरूप। अच्छा, ऐसा ऐसा अपव्यय प्रतिरूप पता कहां देखा गया, ये देखा गया यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर देखा गया। अब ये ऐसा देखा गया यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, बात समझ में आई। अब भारत के अंदर पता कहां देखा गया, भारत के अंदर सुन लो,
ऐसा वह प्रतिरूप कहां देखा गया? भारत के छोटा नागपुर का पठार सिंह भूमि में, और सिंह भूमि पड़ती है झारखंड के अंदर, और सोने की सबसे बड़ी खान है, पिछले साल पाया गया, सोना ही सोना आया समझ में। जुलाई अगस्त इसी पिछला जो साल गया 2022, उसमें जुलाई अगस्त के महीने में पाया गया सोना ही सोना पाया गया सिंह भूमि में। सोने के 4 एक क्षेत्र भारत में, एक तो होगा रायचूर कर्नाटक में पड़े हुए भी आया समझ में, एक धारवाड़ कोलार की खान, एक सिंह भूमि आया समझ में, अरे एक और आंध्र प्रदेश के अंदर आया समझ में खाना हुआ वहां मिलता है। 3-4 जगह सोना मिलता है बस भारत के अंदर, और कहीं नहीं मिलता सोना आया समझ में। लेकिन निकालने की प्रक्रिया बहुत महंगी, फिर भी हम निकालते हैं। 22,000 मैट्रिक टन सोने की जरूरत पड़ती है आया समझ, 900 मैट्रिक टन सोने की जरूरत पड़ती है हमें एक साल के अंदर। सोने की इतनी महत्ता हमारे यहाँ से समझ में आ बात है। मुझे पूरी उम्मीद है सोने पर जरूर सवाल पूछेगा। सोने का हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, और सोने का आयात लगातार बढ़ता चला जा रहा। इस तरह भी तुम्हें समझिए, इसलिए तो पढ़ना तुम। सिंह भूमि पता लगा, सिंह भूमि के अंदर सोना। सिंह भूमि कहाँ पड़ती है? झारखंड में। ठीक, इतनी बात बता दो, अपने को ये बात समझ में ही नहीं है। जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप कौन कौन सा होगा? उदाहरण याद होगा इसके। अब अभिकेंद्रीय क्या होगा? एक झील होगी, एक झील में 3-4 नदियां अपना जल गिरा ली होगी। तुमने बेकाल झील देखी? बेकाल झील, कैस्पियन सागर झील देखी? कैस्पियन सागर झील ऐसा बजबो, उसमें 3-4 नदियां अपने जल गिराती है। तो इसका मतलब वहां एक नदी का वही प्रतिरूप नहीं बनता होगा। ऐसा जो प्रतिरूप होगा ना उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय। एक केंद्र की तरफ 3-4 नदियां ऐसा बजो। और या केंद्रामुखी भी क्या है? केंद्रामुखी अपवाह, चंद्रमुखी है, केंद्रामुखी अपवाह प्रतिरूप। 3-4 नदियां, एक नदी आई झील में चली जाती है। झील के अंदर लोकटक झील का नाम सुना? बताओ लोकटक झील कहाँ सी? लोकटक झील आ जाओ। एक सांभर झील बताओ कहाँ सी? अपवाह प्रतिरूप। ये समझ में आया? एक और अभिकेंद्रीय वाले समझ में आया? एक चतुर्भुज के जैसी हो ना, चतुर्भुजाकार है ना जो अपवाह प्रतिरूप है, चतुर्भुज के जैसा अपवाह प्रतिरूप। अब वो भी समझ लो कैसा हो। यही चीज को ना बड़े स्केल बना दिया गया। देखो यहाँ तो एक ही नदी आ रही थी, इसमें एक नदी और देखो वही चीज। बस इसका उदाहरण याद रखना। कोलोराडो नदी है, यूएसए के अंदर बहती है। कोलोराडो का पठार, वहां से जो नदियां निकलती है ऐसा समझो, वो बिल्कुल ऐसा ही है इसका सिस्टम। उसके बाद विंध्याचल की रेंज से निकलने वाली जो नदियां, अब विंध्याचल की रेंज से निकलने वाली एक नदी का तुम नाम बता दो मुझे। 6 अपवाह प्रतिरूप हो गए। ठीक, और जरूरत नहीं है, 1-2 वैसे बहुत सारे अपवाह प्रतिरूप बनते हैं जो खास है ना, जो पूछे जाते हैं, इतने बहुत, दैट्स एनफ। समझ में आया बात? या अब मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, उस सवाल का उत्तर लिख, पर मेंस का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पीछे से पूछा जा सकता है। अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? क्वेश्चन आज का, अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? ज्यामितीय आकृति के आधार पर, ज्यामितीय आकृति के आधार पर अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? ज्यामितीय आकृति के आधार पर। ज्यामितीय आकृति के आधार पर अपवाह प्रतिरूपों को समझाइए। 100 वर्ड। कितने वर्ड लिखने? तो कल से हम नदियां स्टार्ट कर रहे हैं। अपवाह तंत्र देखो क्या क्या समझ में आया तुम आज? एक तो अपवाह का मतलब समझ में आया। अपवाह तंत्र क्या हो? अपवाह तंत्र को हम नदी तंत्र भी कहते हैं। नदी तंत्र, नदी का जो रूप होगा, स्वरूप कैसा होगा, प्रतिरूप कैसा होगा, वो भी तुम समझ चुके। कुछ उदाहरण भी दे देंगे, जो भी आज पढ़ाया वो सुना कल। समझ में आई बात है? वीडियो रात 11 बजे तक पहले पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद कल जो नदियाँ चलने वाली होगी, सुंदर मैं बनाऊंगा। कल पढ़ाऊंगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती है, दोबारा फिर भारत का मैप, और एक एक नदी को तमीज से बताया जाएगा। लेकिन जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है ना, वो तो मैं पक्का सुनूंगा। 1-2 नदी बीच में टपकेगी ना, उसके आसपास का सब कुछ देख ही। समझ में आया बात है?
ठीक है, लेकिन नदिया इस बार विस्तार से, नदिया से जो भी सवाल बनने वाले हैं ना, नदिया बहुत कंफ्यूज करती है। ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, डेली डेली याद करने से याद हो हैं। समझ में आई बात? कॉपी भरने होगी, फायदा नहीं है, याद ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? सारा खेल ही किसका, याद करने का। ठीक है, मिलते हैं बाद में।